नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है 7 फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ, कोई भागकर नहीं आई। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच वह मौन संवाद भी खत्म हो गया था जिसे उसने अतीत से बचा रखा था। उनके चेहरे से उदासी और कड़वाहट के पर्चे को बखूबी पढ़ने लगी थी वह, पर कब तक अनजान बनने का ढोंग करती, कब तक उनकी बड़ी बड़ी आँखों से खुद को बचाती। मयंक की तरफ से उसने शब्दों की प्रतीक्षा बंद कर दी थी। क्या है उनके भीतर वह नहीं जानती, क्यों वह अपने भीतर की जलती हुई लपटों को उस पर डाल देते हैं। उनका मौन सुधा को भीतर से कचोट देता है। इसे कहानी की शुरुआत कहें या सुखों का अंत। जब मयंक उसे देखने आए थे, साथ में उनका छोटा भाई दीपक भी था जो सुधा का सहपाठी था। दोनों में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि तय किया गया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो भी हारेगा वह जीतने वाले को किसी एक विषय में परफेक्ट बना देगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सौदा मज़ेदार था, लेकिन सुधा मेहनत वाले कामों से अक्सर दूर रहती, मस्ती में काम करती। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। दीपक के चेहरे पर जहां खौफ था, वहीं सुधा का चेहरा बेखौफ। दीपक स्टेज पर आया और अपने शाह शब्द की वजह से हार गया। जब उसे शाबाश बोलना होता तो शाबाश बोलता, शाकाहारी को शाकाहारी और शकुंतला को शकुंतला। सुधा वाक्यांशों का सही प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सुधा ने फिजिक्स सीखने की फरमाइश की और बेचारे दीपक ने फिजिक्स का एक एक टॉपिक जी जान से सुधा को सिखाया। इस निरंतर साथ से दिल में दीपक के लिए एक जगह बन गई थी। कंधे आपस में छूने लगे। कभी वह सुधा के दुपट्टे पर बैठ जाता और दुपट्टा खींचते वक्त उसका पूरा दुपट्टा ही गिर जाता। तब दीपक खुद उठकर उसका दुपट्टा संभाल देता। छोटी छोटी चीज़ें सुधा के लिए बहुत मायने रखती थीं, लेकिन दीपक तो चंचल, अल्हड़, नटखट था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। न तो वह रोमांटिक फिल्में देखता, न मील्स एंड बून्स के उपन्यास पढ़ता। उसके पास तो बहस करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं होती। दीपक सुधा को राजनीति से संबंधित बातें बताता और सुधा उसे रोमानी उपन्यासों की कहानियाँ चटकारे ले लेकर सुनाती। खूबसूरत सी यह दोस्ती शायद प्रेम का रूप लेती, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही मयंक का रिश्ता सुधा के लिए आ गया। मयंक के घर वालों ने पहली नज़र में सुधा को पसंद कर लिया। 1 महीने के भीतर ही वह उस घर की बहू बन गई। सुधा और मयंक के स्वभाव में बेहद फर्क। सुधा हंसमुख और चंचल थी तो मयंक गंभीर, चिड़चिड़े स्वभाव के। पहली ही रात उन्होंने अपने कड़वेपन का सबूत दे दिया था। सुधा अपने कमरे में बैठी उनका इंतजार करती रही। उसे नींद आ रही थी कि मयंक आए और बदबू का एक भभका उनके साथ ही भीतर घुसा। आते ही वह बिस्तर पर औंधे मुँह गिरे और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गए। न जाने रात के किस प्रहर में मयंक ने सुधा को टटोलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन में हजारों बिच्छू रेंग रहे हों। वह पसीना पसीना हो गई। अपनी चीख को उसने
दोनों हाथों को मुंह पर रखकर किसी तरह रोका। मयंक तो फिर सो गए, लेकिन सुधा सोचती रही कि क्या पुरुष को सुख बांटना नहीं आता? वह हर चीज को हड़पना क्यों चाहता है? क्या उसे बस छीनना ही आता है? एक वाक्य भी तो प्रेम से नहीं बोला मयंक ने उससे। फिर कैसे उन्होंने पत्नी पर हक मान लिया? जानती है यदि वह कुछ कहते भी तो शब्दों का मंतव्य बड़ा कटु होता। जब तक वह एक तरफा संघर्ष चलता रहा, उसकी आँखों और मुंह में रेत की तरह कुछ किरकिराता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, शरीर लावा उगल रहा था। क्या वह पूरे मन से मयंक की नहीं हो सकी है? या फिर अगर यही वैवाहिक जीवन का सुख है तो फिर शायद इस विवाह को वह नहीं निभा सकेगी। शादी के बाद की वह मनहूस रात बड़ी मुश्किल से कटी। किसी तरह सुबह हुई तो वह नहाकर किचन में गई। नाश्ता टेबल पर लगाया तो पता चला कि मयंक जा चुके हैं। शायद दीपक ने उसके मन के भाव पढ़ लिए थे। वह टेबल पर बैठा, नाश्ता किया, साथ ही सुधा के खाने की खूब तारीफ की। फिर दीपक ने उसे पूरा घर दिखाया। शादी की सीढ़ी भी दोनों ने साथ मिलकर देखी। दीपक से वह हर विषय पर बेझिझक बातें कर लेती थी। दोस्तों और प्रोफेसरों के किस्से दीपक चटकारे लेकर सुनाता तो सुधा हंसे बिना नहीं रह पाती। मयंक के आने का कोई समय नहीं था। वह देर रात गए आते। सुधा खाने पर इंतजार करती रहती। 4 महीने में उसे याद नहीं कि कभी मयंक ने एक बार भी उसके खाने की तारीफ की हो या उसकी किसी बात की सराहना की हो। शादी के बाद तो जैसे वह गुनगुनाना ही भूल गई थी। मयंक के पास समय नहीं था। अब दीपक भी ट्यूशन पढ़ के देर से घर आता। बच जाता तो गहरा सूनापन, जिसमें माँ के चेहरे पर जमे बूढ़े शैथिल्य के बीच दिन भर वह अपनी कच्ची आंखें इधर उधर भटकाती फिरती। कठिन क्षण थे वे, कोई आत्मीय स्पर्श नहीं। उसने BSc की थी, आगे पढ़ने की चाह भी थी। शादी से पहले ही यह बात तय हो गई थी कि सुधा जो करना चाहे करे, लेकिन अब कोई बात भी नहीं करता था। मयंक तो उसकी परछाई से भी दूर रहते। माँ ने विदाई के वक्त यही परंपरागत वाक्य सुधा से कहा था कि ऐसा कोई काम कभी मत करना जिससे घर के संस्कार धूमिल पड़े। सुबह उठी तो उसका मन बेहद दुखी हुआ, क्योंकि सास उसके उठने से पहले ही उठ गई थी। वह मयंक का नाश्ता तैयार करके कपड़े धो रही थी। धीरे धीरे रोज का यही नियम हो गया। सुधा के उठने से पहले ही सास उठकर मयंक के सारे कार्य कर देती। पता भी नहीं चलता कि वह कब उठ गई। वह लाख कोशिश करती, लेकिन माँ 5 बजे तक काम खत्म कर चुकी होती। सुधा को बिना नहाए किचन में घुसने की इजाज़त नहीं थी। आज जब किचन में आई तो रोज की तरह सारा काम हो गया था। मयंक टिफ़िन लेकर निकल रहे थे। उन्होंने सुधा को तीखी नज़रों से देखा, फिर पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। वह मयंक से कहना चाहती थी, माँ 4 बजे ही किचन में चली आती हैं और मुझे बिना नहाए किचन में आने की इजाज़त नहीं है। क्या मैं 3 बजे ही नहाकर किचन में जाऊं? रात में सोऊं नहीं? कहती किससे? सुनने वाला तो जा चुका था। उसे असहनीय पीड़ा होती। लाख चाहने पर भी उस भीषण आवेग को कहाँ रोक पाती। माँ कुछ नहीं कहती, सारा काम खुद करने बैठ जाती। कोई सहेली आती तो भी वह काम न छोड़ती। सुधा को शर्म आती। माँ कड़कड़ाती ठंड में भी बर्तन धोती रहती।
मयंक तो हमेशा ही घुटे घुटे रहते, केवल रात में उनके भीतर का पुरुष जागता। सुधा बचना चाहती लेकिन कुछ न कर पाती। वह चीखना चाहती, उन्हें दूर फेंक देना चाहती। क्या यही है मेरी इज्जत तुम्हारी नज़रों में? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एक साझेदारी का हक, छीनने का नहीं, बराबरी का हक, खींच का नहीं, प्यार का हक। मयंक, मुझे प्यार चाहिए। पर उसकी आवाज़ मयंक तक न पहुँच पाती। एक दिन सुबह उठते ही सुधा को झकझोरते हुए वह बोले, आज ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, दोपहर के खाने पर खाना स्वादिष्ट बनाना। मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझी? कहकर वह चल दिए। सुबह सुबह मयंक के इस व्यवहार ने सुधा को अपमानित महसूस करने का एक और मौका दे दिया। उठी, बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद करके वॉश बेसिन खोलकर जोर से फपक पड़ी। लगातार बहते पानी की आवाज़ उसे सुखद प्रतीत हो रही थी। वह अपना अपमान, क्षोभ, पीड़ा सब कुछ उस पानी में बहा रही थी। हर रात एक नई यातना गृह में मयंक उसे ठेलता। उसका स्पर्श सुधा के भीतर की औरत को जगा नहीं पाता, सिर्फ जुजुप्सा पैदा करता। उस शाम मयंक दोस्तों के साथ जल्दी घर आ गई। सबके सामने उनका रूप बदल जाता। वह संवेदनशील होने का दिखावा करते। उस दिन माहौल थोड़ा सहज था। सुधा भी खुश थी। रात में उसने मयंक से कहा, एक अच्छी फिल्म लगी है, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ तो फिल्म देखने चलें। इतना कहना था कि वह भड़क कर बोले, टीवी में इतनी फिल्में आती हैं, मन नहीं भरता तुम्हारा? दिन भर बैठी रहती हो, बाहर निकल कर देखो, पसीना बहाओगी तब पता चलेगा पैसे का मूल्य। अगले दिन सुधा जिद में दीपक के साथ फिल्म देखने चली गई तो जिद में थी, लेकिन लौटकर एक नया तूफान झेलना पड़ेगा यह भय भी था। दीपक ने उसे सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुधा के चेहरे पर उदासी के भाव कम नहीं कर पाया। सुधा की शादी के बाद दीपक से संबंधों में इतना ही फर्क आया था कि पहले वह नाम लेता था और अब नाम लेकर सीधे बातचीत शुरू कर देता। भाभी जैसा संबोधन उसने सुधा को नहीं दिया था। सुधा के मना करने के बावजूद घर लौटते हुए दीपक ने आइसक्रीम खरीदी। पैदल चलते हुए वे घर तक पहुँचे। घर में माँ और मयंक चाय पी रहे थे। सुधा कमरे में चली गई और दीपक वहीं बैठ गया, उनकी कड़वाहट दूर करने। जाते हुए सुधा ने दोनों की शक्लें देखी, उनमें दृष्टिहीन क्रोध था। दीपक ने अवश्य वहाँ का माहौल बदल दिया होगा, लेकिन क्या फ़ायदा। कुछ देर बाद मयंक कमरे में आई तो उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो सिनेमा हॉल में ही रहती, घर क्यों लौटी। सुधा चुपचाप नाइटी ढूंढती रही। उसे मालूम था अलमारी में नाइटी नहीं है, लेकिन वह ढूंढ रही थी। शायद मयंक का सामना नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी मयंक चुप हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मयंक ने सुधा की तरफ से जवाब न पाकर गुस्से में उसका हाथ जोर से घुमाया और पीछे को मोड़ दिया। सुधा दर्द से भरकर चीख उठी, मारना चाहते हो मुझे? मारो। झगड़े की आवाज़ सुनकर लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे थे। मयंक उसे लगातार मार रहे थे। वह जानती थी मुंह खोलकर उसने मयंक के राक्षस को उजागर कर दिया है और आज के बाद कभी इस घर में चैन से नहीं रह पाएगी। हर नज़र उस पर उठेगी, सब उसे पतिता की तरह देखेंगे। मयंक गुस्सा पूरी तरह निकालने के बाद कमरे से बाहर चले गए।
रह गई सुधा और उसके मन शरीर की चोटें। घर की गतिविधियां रुक गई थीं। सुधा को सास की ओर से दूसरे युद्ध की भी अपेक्षा थी और वह इसके लिए भी तैयार बैठी थी। रात हो गई, वह वैसी ही पड़ी रही, अपने जख्म देखती हुई। कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह धूप ने कमरे में रोशनी फैला दी तो बेहोशी भरी नींद से वह जागी। शरीर दर्द से टूट रहा था, मन में घुटन सी थी। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। मयंक शायद ऑफिस जा चुके थे। घर में खामोशी थी। बाहर से आवाज़ें आ रही थीं। आलू मटर टमाटर ले लो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक जानी पहचानी आवाज़ उसकी ओर बढ़ी। पैरों के ठीक पास पलंग पर खटका हुआ। सुधा, यह क्या हाल बना रखा है? उसकी आंख खुल गई। उठने की कोशिश की तो वह उसे रोकते हुए बोला, लेटी रहो, मत उठो। सुधा ने उसकी ओर नहीं देखा। वह सुधा के बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों सहती हो यह सब? पागल हो तुम? उसका हाथ पकड़ा, चोटों को सहलाया। आंखें मूंदे मूंदे ही सुधा को लगा मानो उसकी पीड़ा खत्म हो रही हो। कठोर मन कब पिघल गया पता ही नहीं चला। रुका हुआ बांध जैसे टूट पड़ा। वह दीपक के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दीपक ने जोरों से उसे बाहों में भींच लिया। पता नहीं घर में कौन था कौन नहीं। कोई देख लेता तो शायद अब सुधा को डर न होता। दीपक ने उसके माथे का चुंबन लिया तो उसने आंखें खोल दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे बरसों बाद मिले हों। लगा जैसे अनजान सी शक्ति मन और शरीर में आ गई है। दीपक की आंखों को देखकर अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। दीपक ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं भी देखूं कि किसकी हिम्मत है जो तुम्हें छू भी सके। अच्छा, अब तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहता हुआ दीपक चला गया। वह दीपक के स्नेह भरे स्पर्श के एहसास से भरी बैठी रह गई। असीम सुख के साथ उसने अपनी आंखें मूंद लीं। आंखें खुली तो कमरे में मंद रोशनी थी। छोटे से नीले बल्ब का प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश में दीपक का उजाला भी शामिल था। उसे अजीब से सुख का एहसास हुआ। कुछ खटकने की आवाज़ आई। मेज पर जोर से कुछ गिरा। इस पर साइन कर दो। यह मयंक थे। कुछ देर के लिए वह अनसुना किए लेटी रही। फिर जैसे असीम ताकत आ गई हो, उसने पेन उठाया। आत्मविश्वास से कागज पर साइन कर दिए। शायद तलाक के कागज थे। मयंक ने उसे ऐसे देखा जैसे विश्वास ही न हुआ हो। सुधा ने सूटकेस उठाया, अलमारी से कपड़े निकाले, एक एक कर सूटकेस में भरती रही। जानती थी मयंक की नज़रें उस पर ही गड़ी होंगी। सूटकेस उठाया और चल दी। निकलते वक्त एक बार मुड़कर देखा और मयंक से बोली, 7 फेरे लिए थे तुम्हारे साथ, भागकर नहीं आई थी, पर तुम निभा ना सके। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।